हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, हम लोग यूपीएससी की 2024 के लिए ये आईएएस विजन का टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये टेस्ट संख्या आज 1 है और ये टेस्ट संख्या 1 में ये पार्ट 2 वीडियो है, क्योंकि देखिए इसके पहले हम लोगों ने वीडियो बनाया है जिसमें कि 10 क्वेश्चन बहुत ही एक्सप्रेशन के साथ किया हुआ है, तो उसको भी जाकर आप लोग देखिए। तो आज हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, तो ये देखिए, बहुत ही ये पॉलिटी का पूरा इसमें क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे पॉलिटी का, कुछ 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 क्वेश्चन हिस्ट्री का जाएंगे। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी भी गैर सैन्य भारतीय न्यायालय या न्यायाधिकरण के फैसले या आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने का विवेकाधिकार है। और दूसरा कथन है कि सुप्रीम कोर्ट किसी विधिक या प्रश्न या राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट सार्वजनिक महत्व के मामले पर अपनी राय से इनकार कर सकता है, राय देने से इनकार कर सकता है। तो सही बात है, देने से इनकार कर सकता है, 143 के अनुसार है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा स्टेटमेंट कि सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व के निर्णयों पर अडिग रहने के लिए बाध्य नहीं है या न्याय या सामुदायिक कल्याण के हित में वह इससे भिन्न निर्णय भी ले सकता है। तो ये भी कथन सही है। तो इस प्रकार देखिए हो जाएगा आपका आंसर इसमें ऑप्शन डी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा, तीनों के तीनों कथन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है कि फर्स्ट मूवर्स कोइलेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 7 औद्योगिक क्षेत्रों को डिकार्बोनाइज करने की एक वैश्विक पहल है। और दूसरा है, हाल ही में भारत ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फर्स्ट मूवर्स कोइलेशन यानी कि FMC लीडरशिप मीटिंग में भाग लिया है। बताना है कौन सा कथन सही होगा इसमें से। तो देखिए, इसमें दोनों ही कथन सही हो जाए तो ऑप्शन हो जाएगा सी इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संपूर्ण भारत में अधीनस्थ न्यायपालिका की संगठनात्मक संरचना, नामकरण और क्षेत्राधिकार एक समान है। दूसरा है, मुंसिफ न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का निर्धारण हाईकोर्ट द्वारा किया जाता है। बताना है कौन सा कथन सही होगा इसमें से। तो देखिए, इसमें ये पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सही है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आता है। तो ये आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा होगा इसमें से। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किन्हें राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श पर नियुक्त किया जाता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों को, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों को, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल और महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल को। उपयुक्त में से कौन से कथन सही होगा, बताइए कौन सा कथन सही होगा। तो देखिए, इसमें वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को और निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष सदस्यों उसके सदस्यों को, तो ये कथन सही हो जाएगा। लेकिन भारत के महान्यायाधीश अटॉर्नी जनरल महाधिवक्ता सॉलिसिटर, ये कथन गलत हो जाएगा कि इन्हें राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद परामर्श नियुक्त किया जाता है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन इसका हो जाएगा केवल 1 और 2, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। विपक्ष के नेता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विपक्ष के नेता का पद एक संवैधानिक पद है और सदन की कुल संख्या के 10वें भाग या उससे अधिक सदस्य संख्या वाले सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को उस सदन में विपक्ष नेता के रूप में मान्यता दी जाती है। और तीसरा कथन है कि LOP यानी विपक्ष के नेता के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं कैबिनेट मंत्री के बराबर ही होती है। बताना है कौन सा कथन इसमें सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन 2 और 3 सही है, लेकिन पहला कथन गलत है। विपक्ष के नेता का पद एक संवैधानिक पद है, ये कथन गलत है। दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब वकीलों के बारे में कि इन्हें भारत के सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में मान्यता दी जाती है। और दूसरा है कि ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बिना सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत नहीं हो सकते हैं। और तीसरा है, केवल वरिष्ठ अधिवक्ता ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कोई मामला या दस्तावेज दायर करने के हकदार होते हैं। तो देखिए, ये तीसरा कथन तो गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर ए में देखिए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि राज्यसभा की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इसमें ध्यान दीजिए, बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा तो कौन सा कथन सही नहीं है वो है। तो राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। कह रहा है कि राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। तो ऐसा तो नहीं है, कुछ राज्य बड़े, कुछ राज्य छोटे, कुछ का इकोनॉमिक अलग है, कुछ का अलग है, कुछ के मंत्रिपरिषद, राज्यसभा, लोकसभा की सीटें अलग है, तो सबको एक समान कैसे प्रदान किया जाएगा। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि संविधान की 4थी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को
सीटों के आवंटन से संबंधित है, तो सही बात है। अनुसूची 4 में सीटों का आवंटन तो है राज्यसभा के, तो ये सही हो जाएगा। लेकिन इसमें पूछा गलत है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, तो ऑप्शन ए लगा देंगे, केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं? राज्य की नगर पालिकाओं के सदस्य, राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक, राज्य में 3 वर्षों से अध्यापन कर रहे शिक्षक जो माध्यमिक विद्यालय से कम न के हो, और चौथा है राज्य विधानसभा के सदस्य। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही होगा? तो देखिए इसमें हो जाएंगे आपके सभी कथन सही है, तो सभी हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, 1 2 3 4। फिर से इसको देख लीजिए, राज्य की नगर पालिकाओं के सदस्य, राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक, राज्य में 3 वर्षों से अध्यापन के रह रहे शिक्षक, और जो माध्यमिक विद्यालय से कम के न हो, राज्य विधानसभा के सदस्य हैं। तो सभी कथन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि महानगर योजना समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। राज्य विधायिका महानगर योजना समितियों की संरचना के लिए प्रावधान कर सकती है, और दूसरा है इसके 3/4 सदस्य महानगर क्षेत्र में नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों एवं पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने बीच में से चुने जाते हैं, और तीसरा है इन समितियों के अध्ययन द्वारा विकास योजना को राज्य सरकार को भेजा जाता है। कौन सा कथन सही होगा इसमें से? ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें 1 और 3 सही है, और दूसरा कथन गलत है। 3/4 सदस्य महानगर क्षेत्र में नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा बीच में चुने जाते हैं, ये कथन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में से किन मामलों में राज्यपाल राष्ट्रपति के निर्देश के बिना अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो चलिए देखिए, यदि समान प्रावधानों वाले किसी विधेयक को राज्य विधानमंडल में इसकी प्रस्तुति के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, और दूसरा है यदि वह समान उपबंधों वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रखना आवश्यक समझता हो, और यदि राज्य विधानमंडल का समान प्रावधानों वाला कोई अधिनियम राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त न होने की स्थिति में अमान्य हो गया है। तो बताना है इसमें से कौन सा कथन सही होगा। तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका तीनों कथन सही है, ठीक है, 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। क्षमादान करने की शक्ति तो राष्ट्रपति है कि राज्यपाल है? राष्ट्रपति की है। तो देखिए राष्ट्रपति में क्या कर रहा है कि परिहार का अर्थ है दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करना, और दूसरा है लघुकरण के दंड के स्वरूप को बदलकर कम किया जाता है, और विराम में किसी दोषी को मूल रूप से दिए गए दंड को किसी विशेष परिस्थिति में कम किया जाता है। कौन सा कथन सही होगा? तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए, ठीक है। तीनों के तीनों यहाँ पे कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए यहाँ पर, तो सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक सुरक्षोपाय किए गए हैं? अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार, अपने कर्मचारियों को नियुक्त करने का स्वतंत्रता, और सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक। संसद द्वारा इसके क्षेत्राधिकार को कम नहीं किया जा सकता है। बताना है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन सा कथन सही होगा इसमें से? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चारों कथन सही है, 1 2 3 4 चारों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल संबंधित राज्य हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के परामर्श के बाद करता है, और दूसरा है किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना और पदोन्नति राज्य के राज्यपाल द्वारा हाईकोर्ट के परामर्श से नहीं की जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही होगा? बताइए कौन सा कथन सही होगा इसमें से? तो ये हो जाएगा आपका, इसमें केवल दूसरा कथन सही है, तो ऑप्शन लगाएंगे केवल बी, ठीक है। पहला कथन गलत है। राज्यपाल संबंधित उच्च राज्य क्या कर रहा है कि राज्यपाल संबंधित राज्य हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के परामर्श के बाद करता है, तो ये कथन गलत है, कॉलेजियम व्यवस्था से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री के संदर्भ में है, तो भारत के संविधान, एक मिनट, हाँ ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होने से पूर्व किसी व्यक्ति को विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है, और दूसरा है कोई व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है
उसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। बताइए कौन सा कथन सही होगा इसमें से। तो ये हो जाएगा आपका दोनों कथन गलत है। तो पहला कथन कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होने से पूर्व किसी व्यक्ति को विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है, 6 महीना के अंदर सिद्ध करना होता है, बना सकते हैं उसको। यदि को दूसरा कथन कह रहा है कि कोई जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया जाता है, तो ऐसा भी नहीं है, किया जा सकता है, 6 महीने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है। कह रहा है कि परामर्शदात्री समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये समितियां मंत्रियों एवं संसद सदस्यों के बीच सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर अनौपचारिक चर्चा हेतु मंच प्रदान करती हैं। और दूसरा है, इन समितियों का गठन संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। बताइए कौन सा कथन सही होगा। तो दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, दोनों कथन सही कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कर रहा है कि 73वें संशोधन के तहत निम्नलिखित कथनों निम्नलिखित में से कौन से अनिवार्य उपबंध हैं। त्रिस्तरीय प्रणाली सही है, ग्राम सभा का गठन सही है, महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण सही है, पंचायतों को वित्तीय अधिकार देना ये कथन गलत है, स्थानीय निकायों में सांसदों का प्रतिनिधित्व, ये संसदों का प्रतिनिधित्व कहा जाएगा, तो ये कथन गलत हो जाएगा। 1 2 3 ऑप्शन ए में है, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, नगर निगमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिषद नगर निगम की एक विधायी शाखा है और जिसमें निर्वाचित और नाम निर्दिष्ट दोनों सदस्य शामिल होते हैं। दूसरा है, महापौर का मुख्य कार्य परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना है। नगर आयुक्त निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। कौन सा कथन सही होगा इसमें से। तो ये हो जाएगा आपका, ये तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एफटीसी मतलब राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में, फास्ट ट्रैक कोर्ट एफटीसी का गठन संबंधित हाई कोर्ट के परामर्श से राज्यपाल द्वारा किया जाता है। और दूसरा है, एफटीसी के न्यायाधीश तदर्थ आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। कौन सा कथन सही होगा इसमें से। तो देखिए इसमें केवल बी सही है और पहला कथन गलत है, तो ऑप्शन लगाएंगे बी। ठीक है, दूसरा कथन गलत है, दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए, कह रहा है कि सदन की अनुमति के बिना राज्य विधानमंडल का एक सदस्य अधिकतम कितने समय के लिए सदन से सभी बैठकों से अनुपस्थित रह सकता है। तो सिर्फ 60 दिनों के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा, 60 दिनों के लिए। बताइए अब ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री थे जो कभी उपस्थित ही नहीं हुए संसद में, 60 दिनों के अंदर नहीं हुए थे, उनको बर्खास्त कर दिया गया था। बताइए कौन से थे और कौन से ईयर में थे।